अ, चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने स्टार्ट किया था। और इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक। और इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने बात की थी कि कोई भी व्यक्ति है अगर टैक्सेबल पर्सन है, मतलब उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो वो अपने बिजनेस के लिए दो तरीके की सप्लाई करता है। एक करता है इनवर्ड सप्लाई, एक करता है आउटवर्ड सप्लाई। आने वाली सप्लाई इनवर्ड सप्लाई, जाने वाली सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई हमें क्यों करनी है? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए जब हम कुछ खरीदेंगे तो उसे इनवर्ड सप्लाई कहेंगे। इनवर्ड सप्लाई किस किस तरीके की हो सकती है? इनपुट हो सकता है, इनपुट सर्विस हो सकती है, और कैपिटल गुड्स हो सकता है। उस इनवर्ड सप्लाई पे जब हमें जीएसटी पे करना पड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज इनपुट टैक्स। ठीक है, और उस इनपुट टैक्स की हम क्या ले सकते हैं? क्रेडिट। इसका मतलब जो भी हमने इनपुट टैक्स दिया है हम उसे इनवर्ड सप्लाई की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट में डेबिट करेंगे। और मैंने आपको बोला था क्या है? गुल्लक है, पिगी बैंक है आपका। इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट में आप वो इनपुट टैक्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब हम जब हम इनवर्ड सप्लाई करेंगे उसे बिजनेस के लिए यूज करेंगे, और बिजनेस के लिए यूज करके अब हम क्या करेंगे? आउटवर्ड सप्लाई करेंगे। और आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। और लास्ट हमने क्लास में क्या कंसेप्ट छोड़ा था? खरीदते समय सप्लायर को जीएसटी दिया तो इनपुट टैक्स, ठीक है, और बेचते समय गवर्नमेंट को जीएसटी दिया तो आउटपुट टैक्स। और ये सब काम किसके लिए? टैक्सेबल पर्सन के लिए। यानी टैक्सेबल पर्सन ही इनवर्ड सप्लाई करेगा और टैक्सेबल पर्सन ही आउटवर्ड सप्लाई करेगा। ठीक है, चलो, तो अब हम यहां तक सबने नोट किया हुआ है ना? सबने ओके। लिखिए मेरे साथ साथ।
टैक्सेबल पर्सन जो इनवर्ड सप्लाई करेगा इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उस पर जो जीएसटी सप्लायर को देगा दैट इज इनपुट टैक्स. टैक्सेबल पर्सन कैन अवेल, है ना, यहाँ पे जो शब्द अपने सीखा अवेल. टैक्सेबल पर्सन क्या कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकता है. अवेल करना मतलब बुक करना, यानी मैंने आपको बोला ना जो जीएसटी इनपुट टैक्स का अमाउंट सेपरेट अकाउंट में डेबिट होता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट को बुक करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले लेना. ठीक है, और जब आप उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लोगे तो उसके बाद उसका क्या करोगे, यूटिलाइजेशन. और यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना, और उसको कहां यूज करेंगे, आउटपुट टैक्स पेबल में. ठीक है, तो इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लगा वो इनपुट टैक्स, और आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लगा वो आउटपुट टैक्स. ठीक है, ओके, यहां इतना लिख लिया. ओके, इसके बाद लिखिए ये टैक्स आईटीसी लेने के लिए क्या होना होता है, आपको टैक्सेबल पर्सन होना होता है. यानी ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स वाला काम कौन कर सकता है, टैक्सेबल पर्सन, उसके अलावा और कोई नहीं. ठीक है, तो लिखिए टैक्सेबल पर्सन कैन अवेल आईटीसी ऑन इनवर्ड supply if GST is payable on his outward supply. Taxable person can avail ITC on inward supply if GST is payable on his outward supply. Outward supply पे अगर GST payable है तभी इनवर्ड सप्लाई पे ITC मिलेगी. क्या मतलब है इस बात का, इतना लिख लें, नोटेड. खून देंगे तो आजादी मिलेगी, सुना ऐसा, किसका नारा था, खून देंगे आजादी मिलेगी. ठीक है, खून देंगे इसका मतलब ऐसे खून नहीं, हाथ काट के खून नहीं देना है, इसका मतलब आउटवर्ड सप्लाई पे अगर आउटपुट टैक्स पेबल है, अगर आउटवर्ड सप्लाई पे आउटपुट टैक्स पेबल है तभी उससे रिलेटेड इनवर्ड सप्लाई पर क्या मिलेगी, आईटीसी. ठीक है, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे आउटपुट टैक्स पेबल नहीं है तो इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी भी नहीं मिलेगी. यानी अगर आप खून देंगे तो आजादी मिलेगी, खून नहीं देंगे तो आजादी नहीं मिलेगी. अगर आप आउटपुट टैक्स देंगे तभी आपको जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी, अगर आप आउटपुट टैक्स नहीं देंगे तो इनपुट टैक्स की क्रेडिट भी नहीं मिलेगी. ठीक है, और ये सारा काम किसके लिए, टैक्सेबल. बात ही किसकी करनी है, टैक्सेबल पर्सन की. टैक्सेबल पर्सन के अलावा जीएसटी लॉ किसी और को जानता ही नहीं है. जैसे हम और आप, मान लें आप अपने घर में ट्यूबलाइट लाते हैं, पंखा लाते हैं, फर्नीचर लाते हैं, स्टेशनरी लाते हैं, क्या आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं, नहीं करते हैं. उसके पीछे दो कारण है. पहला कारण, आप टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी. मान लेते हैं कि देवांश कहते हैं मैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं आज ही. ठीक है, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और मान ले अब ये क्या बन गए, टैक्सेबल पर्सन बन गए. अब ये अपने घर में एसी खरीद के लाते हैं, पंखा लाते हैं, स्टेशनरी लाते हैं और भी कुछ कुछ सामान ले आते हैं, क्या तब इन्हें आईटीसी मिलेगी, ये टैक्सेबल पर्सन तो बन गए लेकिन इनकी कोई आउटवर्ड सप्लाई पे कोई आउटपुट टैक्स पेएबल नहीं है तो भी आईटीसी नहीं ले सकते. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बार पहले बताया था
कि जो डॉक्टर होता है, ठीक है, डॉक्टर क्या देता है, गुड्स बेचता है, सर्विस देता है, सर्विस, डॉक्टर सर्विस देता है, ठीक है। डॉक्टर की सर्विसेज को जीएसटी लॉ ने क्या कर रखा है, एग्जम्प्ट, अंडर सेक्शन 11 नोटिफिकेशन निकाल के एग्जम्प्ट कर रखा है कि अगर डॉक्टर के द्वारा दी गई सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, भले ही ये डॉक्टर का बिजनेस है, भले ही डॉक्टर कंसिडरेशन लेता है, भले ही डॉक्टर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर के द्वारा दी गई सर्विसेज एग्जम्प्ट है, ठीक है। अब जब मान लेते हैं कि ये देवांश है, ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस, ये डॉक्टर की क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है ना, डॉक्टर की आउटवर्ड सप्लाई है, डॉक्टर क्या देता है, सर्विस देता है, लेकिन इस सर्विस के ऊपर डॉक्टर को क्या नहीं देना, आउटपुट टैक्स नहीं देना, आउटवर्ड सप्लाई तो है लेकिन आउटवर्ड सप्लाई पे आउटपुट टैक्स नहीं देना, यानी इसका मतलब डॉक्टर खून नहीं देगा, डॉक्टर वैसे भी खून कहां देता है, वो तो खून लेता है, ठीक है ना, डॉक्टर खून नहीं देगा। अब क्योंकि डॉक्टर खून नहीं देगा इसीलिए उसे आजादी भी नहीं मिलेगी। अभी डॉक्टर एक क्लिनिक रन करता है, उस क्लिनिक के लिए उसे कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी खरीद के लाने पड़ते होंगे, एक टेबल भी रखेगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी लेके आएगा, बहुत सारा सामान लेके आएगा, यानी डॉक्टर क्या करेगा, इनवर्ड सप्लाई करेगा, ठीक है। इस इनवर्ड सप्लाई पे उसको क्या देना पड़ेगा, इनपुट टैक्स, क्योंकि वो उसकी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, जिस सप्लायर से खरीद के ला रहा है वो थोड़ी एग्जम्प्ट है, तो इनपुट टैक्स, इनवर्ड सप्लाई पे क्या लगेगा, इनपुट टैक्स, बट आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब आजादी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी आजादी, क्योंकि खून नहीं दिया, ठीक है, आजादी नहीं मिलेगी अगर खून नहीं देंगे, खून देंगे तो आजादी मिलेगी, खून नहीं देंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। दिस इज टू थंब रूल्स, अगर टैक्सेबल पर्सन है तभी इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकता है। थंब रूल 2, अगर आउटवर्ड सप्लाई पे आउटपुट टैक्स है तभी इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी मिलेगी। एक्सेप्शंस की अगर बाद में बात करेंगे, दीज आर टू थंब रूल्स, इसके अलावा हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 16, है ना, सेक्शन 15 किसका था, पारस 15 किसका था, वैल्यूएशन का था, ठीक है। सेक्शन 16 क्या है, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की क्या कंडीशंस हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब पहली बात कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कंडीशंस बताई क्यों गई है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों कि अगर हमें एक सेक्शन 16 अलग से पढ़ना पड़े कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की क्या कंडीशंस है। रीजन बिहाइंड इट, आप जब भी कोई इनवर्ड सप्लाई करते हैं, ठीक है, उस जैसे मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल दिया था कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, आईटीसी अकाउंट डेबिट टू, हाँ कैश मान लेते हैं, ये 100, ये 18, ये 118, इस 18 रुपए की मुझे क्या मिल गई, आईटीसी मिल गई, ठीक है। इसको मैं यूज कहाँ करूंगी, अगेंस्ट आउटपुट टैक्स पेबल। और हमने ना जब 7(1)(c) पढ़ा था, जब हमने लेवियन कलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, वो निकालो, लेवियन कलेक्शन चैप्टर निकालो, लेवियन कलेक्शन सेक्शन 7(1)(c), 7(1)(c) में जब पहला पैरा पढ़ा था, इसमें नहीं निकालना, जहां पे आपने नोटिंग की थी वहां निकालो, वो है कहाँ, घर पे कहाँ पे, कौन सी अलमारी में पड़ी, भूल गया, कौन से कलर की कॉपी है, येलो कलर, कल ला के दिखाओगे मुझे येलो कलर की कॉपी, ठीक। बाकी किसके पास नहीं है, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप। और बाकी कहाँ है, घर पे छूट गई, अच्छा, पता है, याद है कहाँ रखी है, पक्का, कितने लोगों को मिल गया, हमने अकाउंटिंग एंट्री लिखी थी, 3 अकाउंटिंग एंट्री लिखी थी वहां पे हमने, है ना, लिखी थी ना 3 अकाउंटिंग एंट्री, हमने वहां पे बात की थी, हमने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, उसके ऊपर हमने 18 रुपए का जीएसटी पे किया, तो हमने ये इनवर्ड सप्लाई की एंट्री की थी ऐसी, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट
आईटीसी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने बोला था कि भाई अगर, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल जब खरीदा तो आपने जो जीएसटी उसे कहां डेबिट किया, जीएसटी को कहां डेबिट किया, जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो जीएसटी को कहां डेबिट किया, परचेज में डेबिट नहीं किया हमने जीएसटी, हमने आईटीसी के अकाउंट, परचेज में डेबिट करते तो फिर रॉ मटेरियल कितने से बुक करते, 118 से। हमने परचेज में बुक नहीं किया, हमने आईटीसी में बुक किया। आईटीसी में बुक किया, इसका मतलब मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैंने कितने से रखी, 100 रुपए से रखी, ठीक है। जीएसटी जो मैंने खरीदते समय जीएसटी दिया उसे मैंने रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं बनाया, ठीक। फिर हमने एग्जाम्पल में ऐसा लिखा था कि क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल 100 रुपए का है और उसके ऊपर मैंने मान लें प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई 50 रुपए की और मैंने प्रॉफिट जोड़ा 50 रुपए का, तो मेरी 200 रुपए के मेरे आउटपुट की कॉस्ट आई, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने रेट ऑफ जीएसटी है मेरा 18%, तो मैंने 36, ये क्या हो गया 236। यानी जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, उसके ऊपर मैंने प्रोसेसिंग कॉस्ट की, उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और 200 रुपए की मेरी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट आई। अब क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं गुड्स बेच रही हूं, मैं कंसिडरेशन ले रही हूं, ये मेरा बिजनेस है, मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूं, तो मेरे ऊपर क्या लेवी होगा, जीएसटी लेवी होगा। और मेरे पे कितना जीएसटी लेवी हुआ, 18%, 36 रुपए। यानी अब मैं क्या करूंगी, सेल करूंगी, मैं सेल की एंट्री क्या करूंगी, मान लेते हैं मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू जीएसटी पेबल, ठीक है। मैंने कितने रुपए से मिस्टर एक्स को डेबिट करूंगी, 236। मेरे पॉकेट में कितना डालूंगी, 200। और ये 36 रुपए जो मैं अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रही हूं, ये किसका है, ठीक है। यानी ये किसकी एंट्री थी, ये मेरी इनवर्ड सप्लाई की एंट्री थी, राइट। ये मैंने इनवर्ड सप्लाई पे एंट्री की, और ये मैंने कब एंट्री की, आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी लगा उसकी मैंने क्या ले ली, आईटीसी। और ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, इस पे क्या लगा, आउटपुट टैक्स, ठीक है। आने वाली सप्लाई पे आईटीसी मिली, जाने वाली सप्लाई पे आउटपुट टैक्स। यानी मैं क्योंकि टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं 236 रुपए का मटेरियल आपको बेचती हूँ, आपसे 236 रुपए मैंने वसूल किए, 200 रुपए मैंने मेरी पॉकेट में डाले और 36 रुपए मैंने आपसे क्यों वसूल किए, बिकॉज दैट इज अ जीएसटी पेबल। आई एम अ सप्लायर, मैं आउटवर्ड सप्लाई करती हूँ, मेरे ऊपर जो भी जीएसटी लाइबिलिटी आएगी, सप्लायर अपनी जीएसटी लाइबिलिटी किस पे पास ऑन करता है, कस्टमर पे। इसीलिए मैंने आपसे कितना रुपया वसूल किया, 236 रुपए मुझे सरकार को देना है, लेकिन बर्डन कौन बियर करेगा, आप। मैंने 36 रुपए आपसे ले लिए। तो इनवर्ड सप्लाई पे हम जीएसटी किसको पे करते हैं, सप्लायर को, और आउटवर्ड सप्लाई पे हम आउटपुट टैक्स किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को, ठीक है। अब मुझे जीएसटी पेबल की लाइबिलिटी की एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा पेबल दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं, क्योंकि ये जीएसटी पेबल, ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है ना, करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस करंट लाइबिलिटी को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगी, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 36 रुपए से। पर मेरे पिगी बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 18, टू आईटीसी 18, और मैंने गवर्नमेंट को कितना दिया, ई कैश लेजर से कितना पेमेंट किया। यानी सरकार मेरी तरफ देख रही थी कि मैं उनको कितना रुपया दूंगी, 36, लेकिन मैंने अपने गुल्लक से 18 रुपए निकाले और बोले कि नहीं नहीं, मेरे पास तो 18 रुपए पिगी बैंक में पड़े, मैं तो आपको कैश में कितना दूंगी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितने की हुई, सरकार, हम बोलते ना इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कितना पैसा आया, 18। मेरे पास से कितना पैसा गया, 18। मैंने मेरी लाइबिलिटी दिखाई 36, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में कितना जमा कराया, 18। और ये ऐसा मैं क्यों कर पाई, क्योंकि मेरे पास क्या पड़ी थी, आईटीसी,
ठीक है। अब किसी व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा आईटीसी होगी वो सरकार को उतना ही कम कैश जमा कराएगा। यानी ये आईटीसी नाम की जो चीज है वो क्या है, सरकार की रेवेन्यू पे डायरेक्ट हिट है। सरकार की रेवेन्यू पे डायरेक्ट हिट है कि इनवर्ड सप्लाई पे जितनी आपने आईटीसी ली वो आप अपने गुल्लक में इकट्ठा करके रखोगे और वो झंडा लेके खड़े हो जाओगे, भाई देखो अब मेरा तो आउटपुट टैक्स बनता है तो मैं तो कैश में नहीं दूंगी, मेरे पास तो जितनी आईटीसी पड़ी है पहले मैं उसे यूटिलाइज करूंगी और जो बाकी बचेगा वो मैं कैश में दूंगी। क्या मैं कोई इलीगल काम कर रही हूँ? ऐसा मुझे सरकार ने करने को कहा है कि आप अपनी इनवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी लगता है उसकी क्या ले लो, आईटीसी, यानी उस सारे पैसे को आप एक सेपरेट अकाउंट में डेबिट करके रख सकते हो और बाद में उसे यूज कर सकते हो। बट शर्त क्या, मेरे को सही आईटीसी लेनी है। सही आईटीसी मतलब मुझे केवल उसी रॉ मटेरियल पे आईटीसी लेनी है जो मैं मेरे बिजनेस के लिए खरीदूं। मान लेते हैं मैंने मेरे घर में पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीदे, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा था, क्या मुझे उसकी आईटीसी लेनी चाहिए? नहीं। अगर मैंने उसकी आईटीसी ली इसका मतलब मेरा मेलाफाइड इंटेंशन है, मैं क्या करना चाहती हूँ, अपने पिगी बैंक में फर्जी पैसा डालना चाहती हूँ और उसका यूटिलाइज कहां करूंगी, जब मैं आउटपुट टैक्स दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आईटीसी है ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू पे डायरेक्ट हिट है, इसीलिए सरकार बड़ी चौकन्नी रहती है कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करे तो वो सही क्रेडिट अवेल करे। अगर उसके पास क्रेडिट की एलिजिबिलिटी है तभी वो क्रेडिट ले, अदरवाइज वो क्रेडिट न ले। क्योंकि देखिए मैंने आपको एक दिन बोला था कि मोदी जी मानते हैं आप और हम सब बहुत ईमानदार हैं, यानी ये रॉ मटेरियल इनवर्ट सप्लाई करना, इसके ऊपर आईटीसी अवेल करना, ये कोई नहीं देखने आ रहा, ये सब आप अपने लेवल पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रहे हो। यानी किसी भी समय अगर आपका ईमान डगमगाया तो आप क्या करोगे, फर्जी बिलों पे क्रेडिट ले लोगे, और अगर फर्जी बिलों पे क्रेडिट ले लोगे तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, और अगर जैसे ही ये अमाउंट ज्यादा हुआ ये अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सरकार के पास पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 बनाया कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट उन कंडीशंस के साथ ही लोगे जो कंडीशंस गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। और जीएसटी लॉ में ऐसा प्रोविजन है, आप सीएमए फाइनल में जाके पढ़ेंगे, कि अगर गलती से आपने गलत क्रेडिट ले ली, मगर रॉन्गली क्रेडिट अवेल की आपने, मतलब माल ही नहीं खरीदा और क्रेडिट ले ली, आपके पास कोई इनवर्ट सप्लाई की इनवॉइस ही नहीं है और आपने क्रेडिट ले ली, ठीक है, और अगर ये अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो आपको 5 साल कंपलसरी जेल का प्रावधान है। ठीक है, सो इसीलिए वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और बहुत सारी चीजें आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे, और कंडीशंस इसीलिए सही क्रेडिट अवेल करनी है, फर्जी क्रेडिट अवेल नहीं करनी, अगर अदरवाइज गवर्नमेंट आपसे एक्शन ले सकती है और प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविजन है। ओके, तो सेक्शन 16 हम बात करेंगे, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी। ये लॉजिक समझ में आ गया, आईटीसी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी, इसीलिए आईटीसी सही तरीके से लेनी है, मतलब कायदे में रह के लेनी है, क्योंकि अगर कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। ओके, चलिए अब हम अगली बात यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमने बार बार बात की कि मेरे को बिजनेस के लिए क्या करनी है, इनवर्ट सप्लाई करनी है, मेरे को मतलब टैक्सेबल पर्सन को। अब मैं जो इनवर्ट सप्लाई करूंगी ये किसकी करूंगी, मैं इनपुट की करूंगी, कैपिटल गुड्स की करूंगी, या इनपुट सर्विस। मेरे बिजनेस के लिए मैं तीन ही चीज खरीदती हूँ, या तो इनपुट खरीदूंगी, या कैपिटल गुड्स खरीदूंगी, या इनपुट सर्विस, है ना, तीन ही चीज खरीदूंगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स? ठीक है, कैपिटल गुड्स के रूप में आप क्या इनवर्ट सप्लाई कर सकते हैं? पहला मुद्दा, ये इनवर्ट सप्लाई कौन करेगा, टैक्सेबल पर्सन करेगा। क्यों करेगा? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। केवल वही चीज खरीदोगे जो आपके बिजनेस के लिए हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे डायरेक्टली रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। जैसे जो एसी हमने खरीदा हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस से कैसे है, डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। लेकिन ये लैपटॉप डायरेक्टली, तो चाहे आपके बिजनेस के लिए वो कैपिटल गुड्स डायरेक्टली रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली, आप उसे खरीद सकते हैं, बट बिजनेस से कुछ नेक्सस होना चाहिए, कुछ कनेक्शन होना चाहिए, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अच्छा, ये तो ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन तो ठीक है, बट मैं कैपिटल गुड्स किसे कहूंगी?
मैं हर उस सामान को बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स कहूंगी जिसे मैं मेरी बैलेंस शीट में क्या करूंगी, कैपिटलाइज करूंगी। जो सामान मेरी बिजनेस के असेट साइड में दिखेगा, मेरे बिजनेस की बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेगा, वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। अब वो पंखा हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, एसी हो सकता है। क्या लैंड और बिल्डिंग हो सकती है? गुड्स नहीं है। असेट्स है या नहीं है वो बात नहीं, हमारे लिए गुड्स नहीं है। और जीएसटी लॉ बात ही केवल किसकी करता है, गुड्स की। यानी बेचेंगे भी गुड्स, खरीदेंगे भी गुड्स। ठीक है, कोई भी चीज जो इस क्राइटेरिया में आए वो गुड्स होनी चाहिए। ठीक, तो अगर हम लैंड और बिल्डिंग की बात करें वो भी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होती है, लेकिन वो गुड्स नहीं है। यानी हम केवल उन चीजों की बात कर रहे हैं विच आर परचेज्ड इन फॉर्म ऑफ गुड्स, और जिसे बैलेंस शीट में क्या किया जाए, कैपिटलाइज किया जाए। अगर कोई भी गुड्स जिन्हें बैलेंस शीट में कैपिटलाइज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल गुड्स। बैलेंस शीट का जो हिस्सा बने वो क्या है, कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब ये बिजनेस के अंदर आप कुछ लोडिंग वाहन खरीद सकते हैं, डंपर्स खरीद सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के नेचर के हिसाब से अलग अलग तरीके का कैपिटल गुड्स हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इनपुट किसे कहेंगे, परचेज दोनों करना पड़ता है, कैपिटल गुड्स और इनपुट। जीएसटी लॉ क्या कहता है, जो कैपिटल गुड्स नहीं है वो क्या है, इनपुट। यानी आप अपने सर्विस के अलावा फिजिकल टेंजिबल चीजें आप दो तरीके की खरीदते हो, या तो आप कैपिटल गुड्स खरीदते हो या इनपुट खरीदते हो। जिसको आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया वो क्या है, कैपिटल गुड्स, और जो खरीद आप बैलेंस शीट में ना दिखा पाए वो क्या है, इनपुट। यानी आप जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ बुक करते हो, जैसे आपका रॉ मटेरियल है, जैसे आपकी स्टेशनरी है, जो यूजुअली फ्रीक्वेंटली कंज्यूमेबल चीजें होती है जिन्हें आप एक्सपेंडिचर की तरफ बुक करते हो, वो सब क्या है, इनपुट। और जीएसटी लॉ डेफिनेशन कैसे बोलता है, जो कैपिटल गुड्स नहीं है वो क्या है, इनपुट। ठीक है, और हम क्या खरीदेंगे, सर्विस। दिस इज in today's world services are very integral and essential part of any business। आपको बिजनेस रन करना है, आपको तरह तरीके की सर्विसेज खरीदनी पड़ती है। ठीक, सर्विसेज को हम कहाँ बुक करते हैं, पीएनएल में बुक करते हैं, क्योंकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये टेंजिबल नहीं होती। तो जो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, वो सब क्या है, सर्विसेज। और ये भी कैसे बुक होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की तरह बुक की जाती है। ठीक है, तो अब हम वन वन लाइन में इनके डेफिनेशंस नोट करेंगे। ये ना आप अपने नोट करिए, सबसे पहले कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन नोट करिए। सेक्शन 2, बस ये सब सेक्शन नहीं, सेक्शन 2 डेफिनेशंस के लिए हमेशा क्या होता है, सेक्शन 2। कैपिटल गुड्स लिखिए। बोलो। हाँ, इंटीरियर का काम कराते हैं। ठीक है, हाँ, इंटीरियर डेकोरेशन का काम कराते हैं। देखो ऐसा होता है कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसी सर्विसेज जो लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड होगी, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मान लें आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, आपका ऑफिस है, आप उसका ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन करा रहे हो। ठीक है, उस इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज की कॉस्ट अगर आप कैपिटलाइज कर रहे हो, यानी आप उससे क्या कर रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। बट प्रैक्टिकली इंटीरियर डेकोरेटर की कॉस्ट से ना लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती नहीं है। किससे बढ़ती है, आप कंस्ट्रक्शन का कोई खर्चा करो, जैसे मान लीजिए मेरी ये ऑफिस बिल्डिंग है, इस ऑफिस बिल्डिंग में हम तीन तरीके का खर्चा कर सकते हैं। पहला, रिपेयर मेंटेनेंस। कहाँ डालेंगे रिपेयर मेंटेनेंस को, पीएनएल में आईटीसी मिल जाएगी।
ठीक है। दूसरा, मान लेते हैं मैंने एक और फ्लोर बना दिया, मैंने कंस्ट्रक्शन करवा लिया, उस कंस्ट्रक्शन के खर्चे को मैं कहां डालूंगी? लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ाऊंगी। अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ा दी तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर पीएनएल में बुक करूंगी तो मिलेगी। पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सब आएगा, है इसका पार्ट। ठीक है, यही लिखा है ना, कोई भी ऐसे गुड्स, मार्क गुड्स की बात करें, कोई भी ऐसे गुड्स जो बैलेंस शीट, बीओए स्टैंड्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज हो, वो सब क्या है? कैपिटल गुड्स। बट शर्त, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जो यूज किए गए हो, ये यूज की जाने की इच्छा हो, कहां? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नोटेड सबने? ठीक है। नहीं होता है, हाँ बिल्कुल। प्रैक्टिकल अगर हम सिनेरियोज की बात करें तो ये बहुत सारे गोलमाल के चांसेस हैं, बट जब आप फाइनल में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि है ना, ऑडिट्स के बहुत सारे, स्क्रूटनी के, इन्वेस्टिगेशन के, इंस्पेक्शन के बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस बने हुए हैं जहां पे डिपार्टमेंट को हाँ। और फिर क्या होता है, अभी इसी चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, जीएसटी जब हम रिटर्न भरते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे आपकी इनवर्ड सप्लाई भी दिखानी होती है और आउटवर्ड सप्लाई भी दिखानी होती है। तो डिपार्टमेंट हमेशा इस चीज को असेस कर सकता है कि अगर मान लीजिए आपका आउटपुट टैक्स ही बहुत थोड़ा बन रहा है, तो इनवर्ड सप्लाई भी तो उसके प्रपोर्शन में ही करोगे। आप कॉस्टिंग में पढ़ते होंगे, एक ईओक्यू का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जस्ट इन टाइम। ठीक, ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए आपका टर्नओवर है 2 लाख रुपए का, अब आप उसके लिए इन्वेंट्री भर लोगे 10 लाख रुपए की, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत एसेंशियल नहीं है, जो मार्केट में मिलेगी नहीं। तो आप जब रिटर्न भरोगे तो आप ये दिखाओगे ना कि मैंने 10 लाख रुपए के ऊपर आईटीसी ले ली, मैं टर्नओवर तो दिखा रही हूँ 2 ही लाख रुपए का। तो डिपार्टमेंट को क्या लगेगा, मिस अलाइनमेंट कहीं होगा, फिर वो आपके यहाँ इंस्पेक्शन कर सकता है। तो हाँ, मतलब दाल में काला चल सकता है, हाँ पूरी दाल काली होगी तो फिर कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है, बट थोड़ा गोलमाल हर बिजनेस में करते हैं। ठीक, ओके। हाँ, इसके बाद लिखिए इनपुट, इनपुट लिखिए, इनपुट, हाँ नोट करिए, इनपुट सर्विस नहीं, इनपुट लिखिए। गुड्स विच आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल गुड्स, यहाँ नहीं लिखा हुआ है इनपुट। इनपुट लिखिए, इनपुट और डैश डाल के लिखिए, इनपुट डैश डाल के लिखिए, गुड्स which are not considered as capital goods, goods which are not considered as capital goods। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स नहीं है वो इनपुट है सारे। ओके, इनपुट सर्विस की डेफिनेशन लिख लीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आईपीएस, ये बार बार यही शब्द आपको नोट्स में मिलेगा, इनपुट सर्विस लिख लो। कोई भी सर्विस जो बिजनेस के लिए यूज की जाए वो क्या है? इनपुट सर्विस। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये किसके प्रकार हो गए? ऐसा बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई के प्रकार हो गए। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई पे हम क्या पे करेंगे? इनपुट। अभी हमने बार बार बात कर ली, इनवर्ड सप्लाई पे जो हम जीएसटी पे करेंगे वो क्या है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की मुझे क्या मिलेगी? है ना, जो इनपुट टैक्स की क्रेडिट ली वो क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, और ये एक बार बस पढ़ लो, ये इनवर्ड सप्लाई रीड कर लो इसको, ये रीड कर लें।
और मुझे ना ये कौन बताएगा ये ऐसा क्यों लिखा है? क्रेडिट पे लेके आया हूं। हम तो बात कर रहे हैं इनवर्ड सप्लाई विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। ये विदाउट कंसिडरेशन इनवर्ड सप्लाई कैसे होगी? नहीं, नो, विदाउट कंसिडरेशन इनवर्ड सप्लाई कैसे होगी? इनवर्ड सप्लाई किसके लिए? खरीदने वाले के लिए कैसे होगी? शाबाश, ताली बजाओ दिवांश की। कुणाल कितनी शिद्दत से ताली बजा रहे हैं, ऐसी तो ताली किसी ने बजाई नहीं होगी आज तक आपके लिए। सो इनवर्ड सप्लाई, हाँ बिल्कुल, डिस्टिंक्ट पर्सन। फैक्ट्री और डिपो का केस, अगर फैक्ट्री से कोई गुड्स डिपो पे जाएगा तो डिपो के लिए क्या इनवर्ड सप्लाई है ना, और डेफिनेटली विदाउट कंसिडरेशन। वेरी गुड, ठीक। चलिए, तो अब हमने ये बात कर ली इनवर्ड सप्लाई की, और अब हम ये बार बार देखिए, मैंने आपको बोला 2 थंब रूल है। पहला, इनवर्ड सप्लाई कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन करेगा। दूसरी बात, इनवर्ड सप्लाई इन कोर्स और फर्दरेंस होनी, हाँ, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी आप बिजनेस के दौरान या बिजनेस के लिए खरीदोगे। अब ये बिजनेस का मतलब क्या? क्योंकि अगर आपने बिजनेस के लिए कोई सामान नहीं खरीदा तो आईटीसी नहीं मिलेगी। आप गोलमाल कुछ भी करो, पर कानून यही कहता है कि आप जो भी कुछ खरीद के लाओ अपने बिजनेस के लिए खरीद के लाओगे, ठीक है। तो अब आप क्या करो, ये डेफिनेशन तो आपके नोट्स में है नहीं ना? नहीं, ओके। तो अब आप क्या करें, एक ऐसा है ना लाइन डायग्राम बनाए ऐसा, और यहां पे ऊपर लिखें बिजनेस इंक्लूड्स, है ना। एक लाइन डायग्राम बनाए, लाइन डायग्राम के ऊपर लिखिए बिजनेस इंक्लूड्स। इंक्लूड्स शब्द का मतलब क्या? हाँ, बिजनेस का दिल बहुत बड़ा है, बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए नॉर्मल एक्टिविटी, और राइट हैंड साइड पे लिखिए स्पेशल एक्टिविटी। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए नॉर्मल एक्टिविटी, राइट हैंड साइड पे लिखिए स्पेशल एक्टिविटी। यानी बिजनेस में 2 तरीके की एक्टिविटीज की हम बात करेंगे, नॉर्मल और स्पेशल। ठीक, लिख लिया, नॉर्मल स्पेशल। ये जो पहले 4 पॉइंट है ये क्या है? नॉर्मल एक्टिविटी, और ये बाकी के हैं स्पेशल एक्टिविटी, ठीक है। ये है ना, ये डेफिनेशन एक बार एग्जाम में आई भी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस। तो ये ना मैं आपको पिक्चर खींच के भेजूंगी आपके ग्रुप में, पता नहीं किस रीजन से ये नोट से इस बार स्किप हो गया, अदरवाइज ये था नोट्स में। आप ना इसको अपने जहां पे भी आप नोटिंग करते हैं वहां पे पूरी बिजनेस की डेफिनेशंस आप लिखेंगे, क्योंकि एक बार ये डेफिनेशन एग्जाम में आई हुई है, और क्योंकि एक बार आई हुई है तो दोबारा भी आ सकती है। ओके, तो बिजनेस की डेफिनेशन में नॉर्मल एक्टिविटी और स्पेशल एक्टिविटी, सबसे पहले हम नॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होती है नॉर्मल एक्टिविटी? बिजनेस का मतलब क्या? यूजुअल टर्म में हम बात करें कुछ खरीदना और बेचना, ठीक है। डॉक्टर क्या खरीदता बेचता है? सर्विस, डॉक्टर सर्विस बेचता है। प्रोफेशनल सर्विस बेचते हैं। किराने का व्यापारी गुड्स बेचता है। एसी का व्यापारी गुड्स और सर्विस दोनों। रेस्टोरेंट गुड्स और सर्विस दोनों, ठीक है। तो नॉर्मल एक्टिविटी क्या बोलती है? बिजनेस के अंदर क्या शामिल हो सकता है? कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन। प्रोफेशन, वोकेशन क्या होता है? वो लाइट ठीक करना और नल ठीक करना और एसी ठीक करना, ये वोकेशनल। एडवेंचर, आपने देखा है मौत का कुआं? देखा है, सबने देखा है, मैंने भी देखा है। एक बार नहीं देखा आपने? वो नहीं देखी सलमान खान की मूवी? देखो, बताओ इनको मूवी का नाम कौन सा है? भारत। हाँ, उसमें वो मौत का कुआं होता है ऐसे, वो
साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। हाँ हर, अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ तो वो क्या है, एडवेंचर है ना, ठीक है, बहुत सारे लोग एडवेंचर करके पैसा कमाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड बिजनेस। वेगर, वो लीगल गैम्बलिंग के थ्रू जो पैसा कमाते हैं, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा वेगर, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, मतलब ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहां यानी आप कुछ बेच रहे हो और उसके बदले में आप पैसा कमा रहे हो, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज बिजनेस, वेदर और नॉट इट इज फॉर प्रिक्यूनरी बेनिफिट। प्रिक्यूनरी बेनिफिट का मतलब, प्रिक्यूनरी का मतलब होता है महत्वपूर्ण, चाहे आप कुछ बहुत फायदा कमाओ या न कमाओ, आप 5% प्रॉफिट पे काम करो या 50% प्रॉफिट पे काम करो, भले ही आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करो, इसका मतलब एनजीओ वेदर दे अर्न प्रॉफिट, नो, कोई वो प्रिक्यूनरी प्रॉफिट अर्न नहीं करती। आई डोनेशन का एक कैंप लगा देती है, 10 रुपए की आप टिकट खरीदो अपनी, आई डोनेशन नहीं मतलब आई चेकअप, आई कौन डोनेट करेगा, आई चेकअप का कैंप लगा देती है, तो वहां पे वो क्या है, 10 रुपए की टिकट में आप जाके अपना आई चेकअप करा सकते हो, होता है ना, ऐसे बहुत सारी जगह एनजीओ अपने हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते हैं, वो कोई प्रिक्यूनरी बेनिफिट नहीं कमा रहे, स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस, जीएसटी लॉ उनको भी कवर करता है, भले ही वो कुछ भी ना कमाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करे। ओके, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, मतलब ये पढ़ लिया क्या आपने, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाली कॉस्टिंग, हाँ पढ़ ली ना। तो मैन्युफैक्चरर का इंटेंशन क्या होता है, मेन प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट अपने आप बन जाता है। क्या हो गया, इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो, अभी तो 1-2 मिनट बाकी है ना, आपको कोई जॉइंट प्रोडक्ट याद आ गया क्या? है ना, ऐसा ही हुआ है ना, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है। तो कोई भी जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट जहां मैन्युफैक्चरर की इंटेंशन मेन प्रोडक्ट बनाने की होती है और बाय प्रोडक्ट अपने आप बनता है, जैसे जिस इंडस्ट्री में हम थे, हमारा कंपनी का मेन मैन्युफैक्चरिंग होता था जिंक या लेड बनाना, और उसके साथ सिल्वर अपने आप निकलता था, ठीक है। सो ये क्या हो गया, इंसिडेंटल और एंसिलरी, यानी मेन एक्टिविटी की सहायक एक्टिविटी जो आप करना नहीं चाहेंगे लेकिन अपने आप होगी, ठीक। थर्ड है, कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ क्लॉज ए वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी और सच ट्रांजैक्शन, यानी आप कोई काम साल में एक बार करें, हफ्ते में 7 बार करें, या 365 दिन कोई एक्टिविटी करें, वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुणाल बहुत अच्छा वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ठीक है, ये हर साल छुट्टियों में एक हफ्ते के लिए अपने घर में कैंप लगाते हैं कि हाउ टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तो अब ये क्या है, ये वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, साल में हम 7 दिन के लिए कैंप लगाते हैं, लेकिन फिर भी मानेंगे ही इज डूइंग बिजनेस, तो वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवी बात, चौथी बात, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स सर्विसेज इन कनेक्शन विद और कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, मतलब जैसे मान लीजिए आप एक दुकान लगाते हैं और उस दुकान के अंदर आपने लोहे की अलमीरा लगा रखी है, ठीक है, मान ले पापा की दुकान है, पापा ने लोहे की शेल्फ्स लगा रखी है, लोहे की अलमीरा में वो सामान रखते हैं, ठीक। अब आप सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन हो गए, आप दुकान बोले नहीं नहीं इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, आपने क्या किया, वो सब हटाया और नया इंटीरियर करवाया, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए कुछ कैपिटल गुड्स को खरीदना बेचना भी बिजनेस माना जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए बड़ी बिरला सीमेंट इंडस्ट्री है, क्या बनाती, क्या काम है उसका, सीमेंट बनाना, जब कंपनी सीमेंट बनाएगी तो मशीन्स होंगी, मशीन्स का वेयर टियर होगा, कुछ मशीन्स पुरानी भी होंगी, मशीन की रिपेयरिंग वेल्डिंग भी होगी, तो पुरानी मशीन बेचना भी क्या माना जाता है, बिजनेस, भले ही ये उनकी मेन एक्टिविटी नहीं है, एंसिलरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी दैट इज ट्रीटेड एज बिजनेस। डीसीसी आपको कोचिंग देगा तो भी बिजनेस, आपको नोट्स देगा तो भी बिजनेस, टेस्ट सीरीज देगा तो भी बिजनेस, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम देगा तो भी बिजनेस, दिस ऑल ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ
बिजनेस चाहे मेन एक्टिविटी है या नहीं है। तो दीज आर ऑल कंसीडर्ड एज नॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है, एक बार इन चारों को रीड कर लो, फटाफट से रीड कर लो, और कोई डाउट है तो पूछो। किसकी क्लास है इसके बाद? एफए की है ना? एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ सब क्लॉज ए। इन नेचर ऑफ सब क्लॉज ए का मतलब, आप मान लीजिए रेगुलरली कोई ट्रेड करते हैं, कोई कॉमर्स करते हैं, मान लेते हैं जैसे एक किराने की दुकान है, उसका काम क्या है, राशन का सामान बेचना। लेकिन जैसे ही राखी वाला सीजन आता है या पटाखे वाला या पतंग वाला सीजन आता है, उसकी दुकान के बाहर एक काउंटर लग जाता है। ठीक है, वो काम में फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसके टर्नओवर के हिसाब से कोई वॉल्यूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो माना जाएगा बिजनेस, सीजनल। भले ही वो उसकी एंसिलरी एक्टिविटी भी नहीं कह सकते हम, है ना, लेकिन सीजनल काम है, वॉल्यूम नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, इवन दैट इज बिजनेस। ठीक है, मुद्दे की बात ये, आप कोई भी बिजनेस के लिए ऐसा काम करो जिसका कमर्शियल मोटिव हो, यानी आप कुछ देते हो और उसके बदले में कुछ लेते हो, समथिंग फॉर समथिंग, कमर्शियल मोटिव है, दैट इज ट्रीटेड एज बिजनेस। तो ये आज नहीं नोट करेंगे, मैं ना कल कुछ कुछ हो सकता है इसमें नोटिंग कर दूं, तो कल ये आप डेफिनेशन आपको देंगे, तब तक नोट करें। और